में शब्बीर ने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके सीनों में दिल के बजाय पत्थर भरे हुए थे। एहसास और इंसानी ताजीम से बेपरवाह इन अफराद ने इलाके की एक सादा जहन लड़की के साथ वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तक नहीं मिली। कायनात की माँ सुबह सवेरे अपनी छोटी बेटी का हाथ थामे घर से निकलने लगी तो कायनात जमीन पर पैर पटक कर रोने लगी, जैसे वो किसी बात की जिद कर रही हो। माँ ने पलटकर शफकत से कायनात के सर पर हाथ रखा और उसे इशारों में कुछ समझाकर घर से बाहर निकल गई। कायनात माँ के जाने के बाद दरवाजे से बाहर निकल आई। माँ ने पलटकर बेटी को घर से बाहर देखा तो वो उल्टे पांव लौट आई। बेटी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और फिर उसे समझाने बुझाने लगी। पहले तो कायनात अपनी जिद पर अड़ी रही, लेकिन फिर माँ के समझाने से मान गई। माँ ने इशारों की जबान में अपनी बेटी से वादा किया था कि वो शाम को जल्दी घर लौट आएगी। माँ दरवाजा फेरकर घर से बाहर निकल गई और कायनात अपने कमरे में इस तरह चक्कर लगाने लगी जैसे वो वॉक कर रही हो। कायनात चलते चलते रुक जाती, फिर खलाओं में घूरने लगती और फिर हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगती थी। फिर शब्बीर ने देखा जैसे कायनात पर अचानक खौफ तारी हो गया हो। चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हुए तो कायनात का पूरा जिस्म लरजने लगा और फिर वो जल्दी से लिहाफ के अंदर घुस गई। 18 साल कायनात न सिर्फ बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी, बल्कि उसका जहनी तवाजुन भी दुरुस्त नहीं था। बाप का इंतकाल हो चुका था और कायनात की माँ अपनी छोटी बेटी के साथ एक कारखाने में मजदूरी करके एक घर चला रही थी। उस शाम माँ अपनी छोटी बेटी के साथ घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कमरे में सारा सामान उलट पलट था। ये सामान कैसे फैला हुआ है? माँ ये मंजर देखकर हैरान रह गई। या अल्लाह, कायनात कहाँ है तू? कायनात बेटा, मैं आ गई। कायनात पलंग पर बेखबर सो रही थी। माँ अपनी बेटी को सही सलामत पाकर खुदा का शुक्र अदा किया। कायनात मेरी बच्ची, उठ जा मेरी बच्ची। देख तेरी माँ आ गई है, उठ। इसने तो कुछ खाया भी नहीं होगा, कौन खिलाएगा इसे? उठ जा बेटा। छोटी जा, तू आटा गूंद जाके बेटा, तो जल्दी जा। उठ जा बेटी, उठ जा, जो मेरी बच्ची। कायनात माँ के जगाने से उठ बैठी, लेकिन उसकी आंखों का खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। कायनात ने अजनबी नजरों से अपनी माँ को देखा तो माँ परेशान हो गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ, ठीक है बेटा? माँ अपनी बेटी को थपथपाकर बावर्ची खाने में चली गई, जहाँ उसकी छोटी बेटी आटा गूंद चुकी थी। छोटी छोड़ दे, मैं कर लूंगी। देख कायनात ने पूरा कमरा बिखेर दिया, जाके सामान समेट। जा बेटा। माँ रोटी पकाने में मसरूफ हो गई और इस दौरान कायनात टहलते हुए कमरे में चली गई, जहाँ उसकी छोटी बहन काम कर रही थी। कायनात अचानक छोटी बहन से लिपट गई और उसे इस तरह प्यार करने लगी जैसे वो उसके लिए तरस रही थी। पापा मुझे थोड़ा काम करने दे पापा। कायनात ने इशारों की जबान में अपनी बहन को बताया कि उसे भूख लग रही थी। पापा वहाँ जाके बैठी है, अम्मी खाना ला रही है। छोटी बहन के पहुंचने पर कायनात वाकई अच्छे बच्चों की तरह बैठ गई। छोटी बहन कमरे से बाहर निकल रही थी कि माँ खाना लेकर अंदर दाखिल हो गई। खाना देखकर कायनात मुंह मोड़कर बैठ गई और खाने से इनकार करने लगी। माँ ने बेटी के गले में हाथ डालकर उसे मनाया और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। कायनात का मूड अचानक अच्छा हो गया और वो माँ को प्यार करने लगी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे तो कायनात अपने दुपट्टे से माँ के आंसू साफ करने लगी। पूरे महल्ले को कायनात की जहनी हालत का पता था। अगर वो कभी घर से बाहर निकलकर रास्ता भूल जाती तो महल्ले वाले उसे घर पहुंचा दिया करते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कायनात दोपहर के वक्त घर से नंगे पांव बाहर निकली और गली में टहलते हुए एक चबूतरे पर जाकर बैठ गई जिसके ऊपर दरख्त का साया था।
दरख्त पर परिंदे शोर मचा रहे थे। कायनात सर उठाकर इन परिंदों को देखने लगी और फिर इस तरह उछलने लगी जैसे वो इन परिंदों को पकड़ लेगी। दरख्त से एक पत्ता टूटकर गिरा तो कायनात ने दौड़कर उसे उठा लिया और अपनी मुट्ठी में इस तरह बंद कर लिया जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। सामने ही से एक बच्चा बिस्किट खाता हुआ गुजर रहा था। कायनात ने बिस्किट लेने के लिए हाथ फैला दिया। बच्चे ने रुककर कायनात को गौर से देखा और फिर बिस्किट उसकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चा कायनात को बिस्किट खाता देखता रहा और फिर अपनी जेब से दूसरा बिस्किट निकालकर खुद खाने लगा। कायनात ने दूसरा बिस्किट भी मांगा तो बच्चा वहां से भाग निकला। कायनात को बिस्किट खाता देखकर महल्ले के एक नौजवान ने गली की दुकान से आइसक्रीम खरीदी और कायनात को थमाकर चलता बना। कायनात आइसक्रीम खाने लगी तो उसके चेहरे और नाक पर आइसक्रीम लग गई। फिर आइसक्रीम जमीन पर गिर पड़ी तो कायनात उसे उठाकर खाने लगी। इसी दौरान महल्ले की एक औरत का वहां से गुजर हुआ तो वो कायनात का हाथ पकड़कर उसे ले गई और उसे उसके घर छोड़ दिया। महल्ले पड़ोस की गलियों तक तो ठीक था, लेकिन अब कायनात कभी कभी खुली सड़क पर भी निकलने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सड़क पर तेज ट्रैफिक जमा था और कायनात सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो फुटपाथ पर बैठकर गुजरते हुए ट्रैफिक को देखने लगी। हर गुजरने वाली गाड़ी को देखकर वो तालियां बजाने लगी। इस दौरान महल्ले के 3-4 लड़के भी वहां आ गए। हाँ भाई, तू ये क्या कर रही है? कायनात ने इशारे से बताया कि वो गाड़ियां देख रही थी। गाड़ी? तुझे गाड़ी बहुत पसंद है? अच्छा, चल मैं तेरी गाड़ी दिखाता हूँ, आजा। कायनात ने इस्बात में सर हिला दिया था। फिर अचानक लड़कों ने मानी खेज अंदाज में सर जोड़कर आपस में मशवरा किया और एक लड़के ने इशारे से कायनात से पूछा कि क्या वो उनके साथ गाड़ी में सैर के लिए चलेगी। गाँव चलेगी सैर के लिए? चल आजा, तुझे सैर करा के लाते। कायनात खुश हो गई और फिर लड़कों के पीछे पीछे चल पड़ी। लड़के एक वैन के पास जाकर रुक गए और वैन वाले से किसी तफरीही मकाम पर जाने के लिए किराया तय करने लगे। हाँ भाई, चलेगा? कहाँ? बस यहाँ साथ में पार्क है, वहाँ जाकर। चलो बैठो। ये लड़की साथ है तुम्हारी? हाँ हाँ, यही तो है, बेचारी गूंगी है ना, इसी को तो ले जाके जाना। चलो बैठो। चलो आ जाओ। लड़कों ने कायनात को अगली सीट पर बिठाया था और खुद पीछे बैठ गए थे। वैन का दरवाजा बंद होते ही वैन सड़क पर दौड़ने लगी। कायनात की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी और खुश होकर तालियां बजा रही थी। वैन थोड़ी देर में बड़े पार्क के करीब एक सुनसान मकाम पर जाकर रुक गई। वैन रुकते ही सब नीचे उतर आए। ड्राइवर ने किराया वसूल किया और वैन वापस लेकर आ गया। वैन की रवानगी के बाद एक लड़के ने जेब से टॉफी और बिस्किट निकालकर कायनात के हवाले कर दी। फिर लड़कों ने एक दूसरे को मानी खेज निगाहों से देखा, जिसके बाद एक लड़के ने कायनात का हाथ पकड़ लिया और उसे दूसरे लड़कों से अलग करके एक सुनसान मकाम की तरफ ले गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। यह आज से कमोबेश 10-11 माह पहले का वाकया था। शाम को जब माँ घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था और कायनात घर में नहीं थी। कायनात की माँ अपनी छोटी बेटी के साथ काम से लौटी तो कायनात को घर में ना पाकर परेशान हो गई। छोटी बेटी को घर में छोड़कर कायनात को ढूंढने निकल खड़ी हुई। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि कायनात गली के बच्चों के साथ खेलती नजर आई। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। एक दिन जब कायनात की माँ घर लौटी तो कायनात बुरी तरह रो रही थी।
माँ ने बेटी को रोता देखा तो बेचैन हो गई। क्या हुआ कायनात? सर में दर्द हो रहा है? हे अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर। ठहर जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। उठ उठ, पानी पी। उठ 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 उठ, संभाल के। कायनात की माँ ने कायनात को पानी लाकर पिलाया और फिर उसका सर गोद में रखकर उसे सहलाने लगी। अल्लाह रहम कर दे मेरी बच्ची पे। पता नहीं क्या हो गया मेरी फूल जैसी बच्ची। थोड़ी देर में कायनात को नींद आ गई तो माँ उसे आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाकर बावर्ची खाने चली गई। छोटी बहन बड़ी बहन के पास आई और उसे सोते में प्यार करने लगी। छोटी, माँ ने आवाज दी तो छोटी बेटी माँ के पास चली गई। मुझे लगता है कायनात की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मम्मी, मुझे भी लगता है बाजी को बहुत बुखार भी हो रहा है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। हाँ बेटा, देखो पैसे देखती हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास। माँ ने पर्स टटोला तो उसमें कुछ नहीं था। माँ ने पर्स उलट दिया तो कुछ सिक्के गिर पड़े। माँ ने सिक्कों को गिना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है बच्ची को ले जाने। अब कायनात की तबीयत वक्फे वक्फे से खराब रहने लगी थी और उसकी माँ में इतनी सकत नहीं थी कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती। झाड़ फूंक और घरेलू टोटकों के सिवा और कोई चारा नहीं था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कायनात के सामने एक आमिल बाबा बैठे उस पर दम कर रहे थे और कायनात की माँ हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। देखें बीबी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने बच्ची पे दम कर दिया है। तुम्हारी बच्ची के जिस्म पर खौफनाक आसेब का साया है। क्या होगा बाबा? सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तुम ऐसे करना, 7 दिन तक सुबह सुबह सूरज की ताजी किरणें इस बच्ची को दिखा देना। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आमिल बाबा चले गए तो कायनात पर फिर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो अपनी माँ से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसमें बोलने की सलाहियत नहीं थी। जब बेटी की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो कायनात की माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला कर लिया। लेडी डॉक्टर के पास पहले से ही 2-4 मरीज बैठे हुए थे। इन मरीजों से फारिग होने के बाद जब लेडी डॉक्टर ने कायनात का मुआयना किया तो वो मुस्कुराने लगी। ये आपकी बेटी है? जी जी, मेरी बेटी है। इसका खाविंद कहाँ है? खाविंद? इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई डॉक्टर साहिबा। हैं? क्या कह रही हो तुम? अच्छा, 1 मिनट रुके आप। डॉक्टर कायनात को लेकर मुआयना रूम में चली गई। जब वापस आई तो उसके पास एक चौंका देने वाली खबर थी। बीवी, हमने आपकी बेटी को एडमिट कर लिया है। कुछ दिनों में उसकी डिलीवरी है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर उसका खाविंद नाराज है तो उसे फौरन बुला लें। हो सकता है बच्चे का सुनकर वो खुश हो जाए। वो रात कायनात की माँ और उसकी छोटी बेटी पर कयामत की रात थी। सुबह कायनात ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया तो पूरे इलाके में तूफान खड़ा हो गया। हुआ ये था कि 10 माह पहले
महल्ले के जो 3-4 लड़के कायनात को तफरीह के बहाने साथ ले गए थे, उन्होंने उस बेजबान लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की थी, जिसके नतीजे में वो अब मां बन गई थी। ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। पुलिस ने असल मुल्जिमान को पकड़ने के बजाय कुछ बेकसूरों को पकड़कर छोड़ दिया था, जबकि वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका कहना था कि वो इज्तिमाई ज्यादती में शामिल नहीं था। शब्बीर ने उस दिन गुजरांवाला के इलाके में मौजूद अरूप थाने के सामने पुलिस को आवाम के सामने भीगी बिल्ली बनते देखा था। लोग पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे थे। ये है वो मनाजिर। कायनात की मां अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म पर शदीद एहतजाज कर रही थी। शब्बीर ने उस दिन देखा कि लोग थाने की दीवार कूदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस से तू-तू में भी जारी थी। इसी मजमे में एक औरत ये कहती भी सुनी गई कि उसके भाई को बेकसूर पकड़ा गया था। मेरा भाई ड्राइवरी करता है, कैरी डब्बा उधर देखो, मेरा भाई कैरी डब्बा भी ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। महल्ले के एक बुजुर्ग भी इस ज्यादती पर सरापा एहतजाज बने हुए थे। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਲੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ। शब्बीर ने देखा कि जहनी माजूर कायनात गुमसुम बैठी थी और उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो नई जिंदगी के जहन्नम में सांस ले रहा था। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਤਲ ਪਿਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਲ ਖਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਚੇ ਚਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਲ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। बड़ी बच्ची भी ना जाती होती, बच्चे एडे बच्चे ने दो। शब्बीर का कहना है कि मासूम और जहनी माजूर लड़की की जिंदगी तबाह करने वालों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शब्बीर इतने बड़े इंसानी अलमिये पर सख्ते के आलम में है, उसकी समझ में नहीं आ रहा ये बच्चा जो वजूद में लाया गया है, क्या इसे कभी अपना कोई बाप मिल सकेगा, और क्या कायनात जैसी जहनी माजूर लड़की इस बच्चे की परवरिश कर सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हारूनाबाद में एक ऐसी लड़की को देखा है जो जात बिरादरी से बाहर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप राजी ना थे। चिंची रक्षा कच्ची सड़क पर हचकोले खाता टब्बापुर से नवाही गांव 153 2L की तरफ जा रहा था। रक्षे के आगे वाले हिस्से में मोहम्मद हुसैन फोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। रक्षे के शोर की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिस पर मोहम्मद हुसैन ने कॉल काट दी और मैसेज टेक्स्ट करने लगा। रक्षा एक जगह रुका तो कुछ मुसाफिर उतर गए और मोहम्मद हुसैन भी रक्षे के आगे वाले हिस्से से उतरकर पीछे वाले हिस्से में आकर बैठ गया, जहां एक मुसाफिर पहले ही से बैठा हुआ था। थोड़ी दूर जाकर रक्षा एक पक्की सड़क पर आ गया तो मोहम्मद हुसैन रक्षे से बाहर झांककर देखने लगा और फिर एक जगह उसने ड्राइवर के कंधे को थपथपाते हुए रक्षा रोकने के लिए कहा। रक्षा रुका तो मोहम्मद हुसैन रक्षे वाले को किराया देकर आगे बढ़ गया। सामने ही खेत थे। मोहम्मद हुसैन खेत में दाखिल हुआ तो उसे ट्यूबवेल नजर आ गया। मोहम्मद हुसैन ट्यूबवेल पर पहुंचा, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और फिर झुककर मुंह हाथ धोने लगा।
उसने अपना मुंह आस्तीन से पोंछा और आगे बढ़ गया। खेतों के दरमियान उसे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मोहम्मद हुसैन इन मकानों से जरा दूर एक दरख्त के नीचे पहुंचकर रुक गया और किसी को फोन मिलाने लगा। हाँ हेलो, कहाँ है? हाँ मैं घर में हूँ, तू कहाँ है? तेरे घर के पास ही हूँ। क्या पागल हो गया कि तू? मैंने मना किया था ना। क्यों आया है? तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, ट्यूबवेल के पास जो खेत है वहां इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, देख जल्दी आ जाइयो। शब्बीर ने देखा कि शगुफ्ता बकरियों को हाँकती हुई अपने घर से बाहर निकली। बकरियां इधर उधर भागने लगी तो वो उनके पीछे दौड़ने लगी। फिर कुछ दूर जाकर शगुफ्ता ने बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में शगुफ्ता गांव के बाहर पहुंच गई, जहां मोहम्मद हुसैन उसका इंतजार कर रहा था। शगुफ्ता खासी घबराई हुई लग रही थी। यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। शगुफ्ता मोहम्मद हुसैन का हाथ पकड़कर उसे तकरीबन खींचती हुई निस्बतन एक महफूज मकाम पर ले गई। यहाँ चारों तरफ घने दरख्त थे और लोगों की आमदो रफ्त न होने के बराबर थी। क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों है तू? अगर मेरे घर वालों में से किसी ने भी देख लिया ना हमें एक साथ, तो जान से मार देंगे हम दोनों को। क्यों? तूने उन्हें बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? वो कभी भी मेरी शादी तेरे साथ नहीं होने देंगे। तू तो करना चाहती है ना शादी मुझसे? हाँ। तो फिर ऐसा कर, चल गांव चल के दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे रखेगा कहाँ? तू घबरा मत, जहाँ भी रखूंगा बहुत खुश रखूंगा, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। शगुफ्ता सिमटी सिमटाई जमाने की आंख से बचकर वापस जाने लगी तो उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद हुसैन उसे जाता देखता रहा। शगुफ्ता और मोहम्मद हुसैन 8वीं जमात से एक दूसरे को पसंद करते थे। जात बिरादरी की वजह से शगुफ्ता के घर वालों ने मोहम्मद हुसैन को रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने घर से भागकर कोर्ट में निकाह कर लिया था और दोनों लाहौर में किराए के एक छोटे से घर में सहमी हुई जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शगुफ्ता के घर वाले इन दोनों की तलाश में थे। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद हुसैन अपनी बीवी शगुफ्ता का हाथ थामे बस से उतर रहा था। रात का वक्त था और शगुफ्ता काफी खौफजदा नजर आ रही थी। शगुफ्ता ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया था। मोहम्मद हुसैन ने हाथ देकर एक रक्शे को रोका, फिर वो दोनों रक्शे में सवार होकर गांव से थोड़ी दूर उतर गए। गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर सन्नाटा था। मोहम्मद हुसैन शगुफ्ता का हाथ थामे जब अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी मां नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला समेट रही थी। बेटे को देखते ही वो तेजी से उठी और बेटे की बलाएं लेने लगी। मां ने शगुफ्ता के सर पर भी शफकत से हाथ रखा और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। क्यों वापस आ गया? पता है ना वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अम्मा तो क्या हो गया, हमने मोहब्बत की है, कोई चोरी तो नहीं की ना। और तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सारा दिन ये फिरता रहा है, ये इसको कुछ खिलाया भी है? हाँ माँ, हमने रास्ते में खाया था, लेकिन भूख अब भी बहुत लग रही है। अच्छा तुम अंदर बैठो, मैं कुछ पका के लेके आती हूँ, जाओ। शगुफ्ता और मोहम्मद हुसैन की गांव आमद की खबर जब शगुफ्ता के घर वालों को मिली तो वो किसी गहरी सोच में पड़ गए। शब्बीर ने देखा कि शगुफ्ता के दो भाई और उनका बाप खामोशी से सर झुकाए खाना खा रहे थे। फिर अचानक खाने के बीच से बाप उठकर चला गया तो शगुफ्ता के दोनों भाइयों ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे कुछ जानना चाह रहे हों।
अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारी बहन की ही बदनामी है ना। मगर शगुफ्ता ने भी ठीक नहीं किया। अब्बा की हालत देखो क्या हो गई है, ना वो ठीक से खा रहा है ना पी रहा है। अगर सोचा जाए तो अपनी बहन की यही गलती है ना कि उसने भागकर शादी की। वो और क्या करती, उसकी हमने सुनी थी। तो ठीक है, फिर तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते को अपना लेते हैं। तो क्या पागल हो गए हो? अब्बा को कौन समझाएगा? अब्बा को भी समझा लेंगे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शगुफ्ता के घर वालों ने खिलाफ तवक्को अपने दामाद से ताल्लुकात ठीक कर लिए थे और अब मोहम्मद हुसैन के घर आना जाना भी शुरू कर दिया था। शाम के वक्त जब मोहम्मद हुसैन के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मोहम्मद हुसैन ही ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसका गला खुश्क हो गया, क्योंकि दरवाजे पर शगुफ्ता का एक भाई और माँ मौजूद थे। आप लोग शगुफ्ता देखो कौन है। बेटे, हम तो आप लोगों को गले लगाने आए हैं, अंदर आने को नहीं कहोगे? आए आए। शगुफ्ता दौड़ी दौड़ी आई तो माँ ने उसे देखते ही बाहें फैला दी। फिर दोनों माँ बेटियां धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी बच्ची, माँ जी। बेटा, तेरा कोई कसूर नहीं बेटा, गलती हमारी है। हमने तेरी बात ही नहीं मानी, तेरी बात ही नहीं सुनी। मेरी बच्ची, प्यारी बहन, हमें माफ कर दो। जो होना था वो हो गया, अब हमें माफ कर दो। ये खासा जज्बाती मंजर था। शगुफ्ता के भाई ने भी मोहम्मद हुसैन को गले लगा लिया था। फिर शब्बीर ने देखा शगुफ्ता और उसका शौहर अपने ससुरालियों की खातिर मुदारात में मसरूफ हो गए थे। बज़ाहिर मामलात सुलझे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शगुफ्ता के शौहर को अब भी एक नामालूम सा धड़का लगा हुआ था कि कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए। मगर शगुफ्ता के शौहर की गलतफहमी उस दिन दूर हो गई जब शगुफ्ता के भाई ने फोन करके बहन और बहनोई को घर आने के लिए कहा। हेलो, कौन? अरे मैं हूँ शगुफ्ता का भाई। अरे नहीं भाई, अच्छा किया आपने फोन कर लिया। कहाँ गए हुए इतने दिनों से? अरे मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मैं तो आप लोगों की दावत करना चाह रहा था कि एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई। क्यों, क्या हुआ? जमीनों पर सैम का पानी आ गया, सारी फसल खराब हो गई है। इसी दौरान शगुफ्ता भी अपने शौहर के पास आकर खड़ी हो गई और इशारों से जानने की कोशिश करने लगी कि उसका शौहर किससे बात कर रहा था। अरे भाई हैं तुम्हारे, ये लो बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। शगुफ्ता सुन, हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं कल। क्यों क्यों? मैंने मोहम्मद हुसैन को बता दिया है, तुम लोग खाने पे आ जाओ, मुलाकात भी हो जाएगी। मगर भाई, अरे जब तुम लोग आओगे सारी बात पता चल जाएगी। अच्छा चलें, ठीक है। शगुफ्ता के भाई ने बताया था कि उनकी जमीन सेमोथोर का शिकार हो गई थी, इसलिए वो वहां से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे थे कुछ अरसे के लिए। शगुफ्ता और उसके शौहर को मुलाकात और खाने पर बुलाया था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि जब ससुराल जाने के लिए मोहम्मद हुसैन नया जोड़ा पहनकर बीवी के कमरे में आया तो शगुफ्ता आईने में बाल संवार रही थी। शगुफ्ता ने एक नजर अपने शौहर को देखा, फिर सिंगार छोड़कर उसकी आस्तीनों के बटन बंद करने लगी। जनाब कॉलर ऐसे ठीक होता है। अब अच्छे लग रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सिंगार कब तक खत्म हो जाएगा? बस 5 मिनट और। कभी तारीफ ही कर दिया करो। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। अच्छा वो फूल और मिठाइयाँ ले आए थे? हाँ मिठाइयाँ ले आया हूँ।
वहाँ रखी है। बस तुम ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ बाइक के लिए। और अच्छा, देर नहीं करना। बस मैं तैयार हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, 5 मिनट। उस दिन शगुफ्ता और उसका शौहर बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन जात बिरादरी की हार और मोहब्बत की जीत हो गई थी। मोहम्मद हुसैन मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाकर दरवाजे पर पहुंचा तो शगुफ्ता बाहर निकल आई। मोहम्मद हुसैन ने शगुफ्ता को बिठाने के बाद मोटरसाइकिल अभी आगे बढ़ाई थी कि अचानक उसने मोटरसाइकिल रोक दी। शगुफ्ता, मिठाई का डब्बा तुम घर बुलाई? अरे हाँ, अच्छा ठीक है, आप रुके, मैं लेके आती हूँ। हाँ, जल्दी लेकर। शगुफ्ता अंदर से मिठाई का डब्बा लेकर लौटी और दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठ गई। चले। आ गई? हाँ। चलो। वो दोनों हंसी खुशी मोटरसाइकिल पर चले जा रहे थे। शगुफ्ता उन दिनों की याद में खोई हुई थी जब वो चोरी चोरी मोहम्मद हुसैन से मिलती थी। फिर वो दोनों घर से भाग निकले थे। फिर उसे वो वक्त भी याद आ गया जब शगुफ्ता के बाप ने शगुफ्ता को झाड़ पिला दी थी और रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। घर वालों का गुस्सा ठंडा हो गया था। शगुफ्ता अभी इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि उसके शौहर ने ससुराल के दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल रोक दी। शगुफ्ता ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसके भाई बाहर निकल आए। शगुफ्ता भाई के गले लगने के लिए अभी आगे बढ़ी ही थी कि अचानक शब्बीर को एक भयानक आवाज सुनाई दी। शब्बीर ने मुड़कर देखा तो शगुफ्ता के एक भाई ने मुबैना तौर पर अपने बहनोई पर गोली चला दी थी। ये मंजर देखकर शगुफ्ता के हाथ पांव फूल गए और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। मोहम्मद हुसैन वहीं दरवाजे पर गिरकर हलाक हो चुका था, जबकि शगुफ्ता के भाई अपनी बहन का पीछा कर रहे थे। शगुफ्ता खेत में घुसी तो भाइयों ने उसे पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले आए। और फिर शब्बीर की आंखों ने ये अंदोहनाक मंजर भी देखा कि शगुफ्ता को भी गोली मार दी गई थी और उसकी लाश अपने शौहर के सीने पर गिर गई थी। शब्बीर का यह ख्याल गलत साबित हुआ था कि मोहब्बत जात बिरादरी के फर्क को शिकस्त दे सकती थी। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश में थी। नहीं, मैंने अपने बहन बनवाई कुबैर के नाम से। मेरे बेटे ने जास्ती की मेरे बेटे नाल घर आके बुला गए थे, उन्हें प्यार दे के बुला के गए हैं कि भी तू घर आइयो, हमारी रोटी है रोटी है तो आइयो, जुम्मे वाले दिन आ जाइयो, हफ्ते को हम चले जाना इस्लामाबाद हैं। ऐसे कह के चले गए, वे तैयारी करके चले गए, इतनी मिठाई ले गए, फ्रूट ले गए, इतने लाड से खुशी से गए। वे जाते उनको दरवाजे आके खड़ा भी नहीं होने दिया, उसने फिर चला दिए मेरे बेटे। इतनी जास्ती करी है, बहुत जास्ती करी है। अल्लाह करे ऐसे उनके साथ भी होगा। जब मैं बस यही मैं वजीर आने से मैं हक मांगती हूँ कि मेरे बेटे का बदला हो रहा है, ऐसे मैं लेना चाहती हूँ। शब्बीर का कहना है कि इस अंदोहनाक वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि इंसाफ का बोल बाला हो सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा। जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे। जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे। जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे। होश उड़ा दे, धूम धड़का, चौका छक्का, गिरा दे बिजली, उड़ा दे गिल्ली। जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे। जोश जगा दे, सारी दुनिया को दिखा दे। जोश जगा दे।
टैक्स नहीं अदा करते हो, बेड़ा गर्क कर रहे हो मईशत का। या देखो अफसर साहब, अगर ते तुसी कुछ सवाल करना है लगता मज टीका लवान लगे। अच्छा सीधा हो जा, लगता डिकार फंसया तेरा। ये कहां से उठा के लाई हुई ना? मैं खुसरा के क्रेन। हाँ बाजी वैसे खुसरे नहीं क्रेन है। तड़प तड़प के कह रहा है आबिदा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबिदा। देखिए प्रोग्राम खबरदार जुमेरात से इतवार रात 11:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। मजन की गलियों से इंटरनेशनल क्रिकेट तक कोई नहीं था जिसके मुकाबिल। थरथरा